Hello everyone, welcome to the class guys. This is Abhishek Sahu. How are you guys doing? Guys, न्यूमेरिकल सीरीज का वेट तो बहुत सारे बच्चे कर रहे थे, लेकिन न्यूमेरिकल सीरीज कितनी खतरनाक होने वाली है ये आज सारे बच्चों को पता पड़ जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना डर आपको लगता है फिजिक्स से उतना डर नहीं लगेगा अगर आप इस सीरीज को पूरी तरीके से फॉलो करोगे और मुझे फॉलो करोगे। बिकॉज अगर आप दिमाग से काम करते हैं तो आपको ये पता पड़ेगा कि भले ही फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हों, लेकिन उन बहुत सारे टॉपिक में से कुछ टॉपिक्स गिने चुने ऐसे हैं जिनको अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप अपने इस चैप्टर का 80% जो पोर्शन है, जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स है, वो कवर कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस न्यूमेरिकल सीरीज में मैं सिर्फ आपको वो क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूं जो बहुत बड़े बड़े हैं, मैं आपको वो करवाने वाला हूं जो एक्चुअल में आता है एग्जाम में और जो आएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से थोड़ा भी मुझे फॉलो करेंगे तो आप यहां पर जान जाएंगे कि भाई जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमारे जो है ना, ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा रहा है, जैसे कि कूलाम लॉ एंड इलेक्ट्रिक फोर्स पर बेस्ड पिछले 3 सालों में 24, 25 एंड 26 में पूछा गया 2 नंबर का क्वेश्चन, सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको तो मैं एलिमिनेट ही कर सकता हूं, बाकी बचे 3। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स, फ्लक्स का बढ़िया वेटेज है, यहां से जो है टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आए, जिसमें से एक एक नंबर के ही 6 क्वेश्चन थे। समझ रहे हो? तो एक नंबर के क्वेश्चन को हल्कियां मत लेना। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो वेटेज रहा है पिछले 3 सालों में वो 8 नंबर का रहा है। ठीक है, और अभी आने वाली खतरनाक वाली बात कि गॉस लॉ, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब यदि किसी, अब गॉस लॉ को किसी बच्चे ने बढ़िया से कर लिया तो पिछले 3 सालों में गॉस लॉ से टोटल 28 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके अंदर आपको एक एक नंबर के भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 5 नंबर के भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन है। तो आप समझ रहे हो कि यदि कोई बच्चा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ निपटा लेता है तो कितना ज्यादा जो पोर्शन है वो एक चैप्टर का फिनिश कर देता है। आप लोगों को यहां पे बात समझ में आ रही होगी। तो अगर आप इसी तरीके से स्ट्रैटेजिकली चलेंगे तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे। हम लोग गलतियां करते हैं कि हम दबा के सब करते हैं और उस कारण से जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उस पे से हमारा फोकस हमेशा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ये बताया, इसी तरीके से जो चीजें हैं वो हमने अपनी बुक में डिजाइन करी है। ये मैंने आपको अपनी बुक का ही ट्रेंड एनालिसिस बताया पिछले 3 सालों का। गाइस, ये जो सामने आप देख रहे हो, दिस इज माय बुक मिशन 95 प्लस। ठीक है गाइस, जो मिशन 95 प्लस है, यदि कोई भी बच्चा इस बुक को फॉलो करता है तो ट्रस्ट मी गाइस, उसके 95 प्लस मार्क्स का जो पाथ होगा वो इजी हो जाएगा, और हर एक बच्चा जो इस बुक के क्वेश्चन लगाएगा उसके 90 प्लस मार्क्स गारंटीड आएंगे। ठीक है गाइस, जो भी बच्चा मेरी बुक को फॉलो करता है ना, उसके कभी भी 90 से नीचे मार्क्स जाते नहीं है, आपके भी नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने इस बुक के अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स, वो भी एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज में, आपको लगेगा ही नहीं कि हम किसी किताब को पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि मैंने खुद ने नोट्स बनाए हैं, आप उन्हीं नोट्स को पढ़ रहे हो। ठीक है, इसके बाद चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसके अंदर रखे हैं, नए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे दिए सो दैट आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सके। जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, केस स्टडी और असर्शन रीजन के फॉर्म में आपको मिल रहे हैं। तो चारों 5 टाइप जो है हमने इसके अंदर कवर कर लिए। ठीक है, जेईई एंड नीट के भी हमने इसके अंदर क्वेश्चन दिए सो दैट अगर पेपर अच्छे लेवल का भी आता है तो आपकी तैयारी बढ़िया से हो जाए। मिशन 95 प्लस गाइस आप सभी बच्चों के पास होना कंपलसरी है। आपको कुछ भी नहीं करना, आप मुझे फॉलो करो और मिशन 95 प्लस से अच्छे क्वेश्चंस लगाइए, तो डेफिनेटली आपके 90 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं अगर आप इस बुक को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो। अगर ये नहीं है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। ठीक है, तो गाइज अगर आप इस बुक को अभी ऑर्डर कर लोगे तो आपके पास बढ़िया टाइम भी होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक दे रहा हूं, यहां से आप लोग डायरेक्ट जो है इस बुक को परचेज कर सकते हैं, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पर। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको बुक मिल जाएगी अगर आप यहां पे जो मैं लिंक दे रहा हूं उससे परचेज करोगे तो। ठीक है, चलो लेट्स गो गाइस। तो अभी मैं आपको आगे ले चलता हूं और मैं आपको सबसे पहले, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वेटेज है ये सबसे ज्यादा है। अगर आपने इसको कर लिया तो आप 80% जो सिलेबस होगा फर्स्ट चैप्टर का आप उसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि गॉस लॉ जो होता है इससे हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गॉस लॉ का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज ई ए कॉस थीटा। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है, ठीक, एक ये फॉर्मूला है, और दूसरा जो है, अब देखो इस क्लास में हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे बिकॉज उसको हम पहले ही जो है निपटा चुके हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। ठीक है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
जिसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। बट ये क्यू कौन सा है? ये क्यू है कि भाई गॉसियन सरफेस या किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बाहर वाले चार्ज से मतलब नहीं होता। ठीक है, अच्छा तो अब जैसे मान लीजिए जो पहला क्वेश्चन आपको यहां पर मिल रहा है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मैंने आपको क्या बताया कि 28 नंबर एक क्वेश्चन आए, ठीक है, 8 नंबर एक क्वेश्चन आए, तो वो ऐसा थोड़ी ना कि सारे 4-4 नंबर के आ गए, उसमें 1 नंबर का भी होगा, 2 नंबर, तो हमें हर टाइप के क्वेश्चन को करना है और मैं आपको वही करवाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आप सामने देख रहे हो इसमें लिखा है कि आर्बिट्रेरी सरफेस है ना, कोई भी एक आर्बिट्रेरी यानी किसी भी शेप की सरफेस हो सकती है, इसके अंदर एक डाइपोल है। डाइपोल तो आप लोग समझते हो, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 12, इसके अंदर एक डाइपोल है। ठीक है, अब अगर इसके अंदर एक डाइपोल है तो फाई इज इक्वल टू, बताओ इसके अंदर कितना चार्ज हुआ, नेट चार्ज कितना हुआ इसके अंदर, तो नेट चार्ज हुआ इसके अंदर 0। इसके अंदर नेट चार्ज कितना हो गया, इसके अंदर नेट चार्ज हो गया 0। अगर नेट चार्ज 0 हो गया तो बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से 0। तो भाई अगर नेट चार्ज 0 है तो फ्लक्स कितना होगा 0, बहुत ही सिंपल सी बात। ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो आप यहां पर पिछले क्वेश्चन से हम लोग ये समझते हैं कि यदि चार्ज ही 0 हो गया तो फ्लक्स तो अपने आप 0 बनने वाला है सरफेस से। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या लिखा गया है, चार्ज क्यू इज एनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन सरफेस। आप लोग जब आपके स्कूल में एग्जाम होंगे और उसमें इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते होंगे तो आप इस न्यूमेरिकल सीरीज को याद करोगे गाइस। ठीक है, अच्छा तो मैं आपको बता दूं कि क्या कह रहा है कि किसी सरफेस के अंदर चार्ज क्यू एनक्लोज्ड है, ठीक है, और इस सरफेस की रेडियस है आर। ठीक, तो लेट्स से दिस रेडियस इज आर और इसके अंदर क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है। ठीक है, नाउ इफ रेडियस इज डबल्ड, यदि रेडियस को क्या कर दिया जाए डबल, तो रेडियस को हमने डबल कर दिया, रेडियस को हमने कर दिया 2r। ठीक है, रेडियस को डबल कर दिया, अभी बताइए जरा क्या कंडीशन बनने वाली है, व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या हो जाएगा, तो अगर आप रेडियस को डबल कर देंगे तो फ्लक्स को क्या होगा, तो ध्यान दो जरा, तो फ्लक्स को हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप समझो कि पहले भी चार्ज क्यू था और अभी भी चार्ज क्यू है, तो रेडियस को डबल ट्रिपल 4 टाइम्स करने से फ्लक्स चेंज मतलब चार्ज चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। अगर चार्ज चेंज नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा रहेगा, फ्लक्स रिमेन सेम, फ्लक्स कैसा रहेगा, फ्लक्स सेम रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर आपको ये चीज आती है तो वेरी गुड, नहीं आती तो सीख लो। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आती है तो। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे जरा, इसके बाद इससे बताइए कितना फ्लक्स बनने वाला है, तो देखो फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है +2q, -q एंड +3q, 2 चार्जेस आर एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। ठीक है, आपको बताना है फ्लक्स कितना लिंक होगा, तो भाई आपको बस इतनी बात ध्यान देना है कि सिर्फ अंदर सरफेस के अंदर वाले चार्जेस पर ही फोकस करना है, बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इस चार्ज को देखने नहीं है। ठीक है, तो देखिए जरा, तो अंदर नेट चार्ज कितना, प्लस का 2q माइनस का q, तो फ्लक्स बनेगा, तो q नेट कितना हो गया इसके अंदर, q नेट, तो q नेट हो गया हमारे पास ओनली q, 2q प्लस का q माइनस का, तो q बाय एप्सिलॉन नॉट इसका फ्लक्स कनेक्ट हो गया। ठीक है सर, ये तो बहुत ही सिंपल है, कोई बात नहीं, करते जाइए आप। ठीक है, मैं आपको, हमारा मतलब मोटिव सिंपल से नहीं है, हमारा मोटिव इस बात से है कि भाई आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही क्लियर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर आप रेडियस को डबल कर दोगे तो फिर फ्लक्स को क्या होगा, बोला रिमेन सेम, यानी साइज बढ़ाने से फ्लक्स चेंज नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, कह रहा है कि भाई आपको बताना है कि किसमें जो फ्लक्स होगा वो लार्जेस्ट होगा, किसमें फ्लक्स जो होगा वो लीस्ट होगा। तो हमने देखा कि भाई इसका शेप कुछ और है, इसका शेप कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है। ठीक है, बट हमने क्या देखा कि सभी के अंदर जो चार्ज है दैट इज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो इसका मतलब है कि जो फ्लक्स होने वाला है दैट इज सेम फॉर ऑल शेप। ठीक है, तो इसका मतलब सेम फॉर ऑल फिगर, ये फ्लक्स सेम होगा सबके लिए। तो यहां से हम एक और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि फ्लक्स जो है ये शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, साइज बढ़ाओगे तब भी फ्लक्स चेंज है, अगर आप शेप भी चेंज कर दोगे तब भी फ्लक्स जो है सेम निकलने वाला है। तो ये क्वेश्चन करने से हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। अब यही चीज पूछने का उसका जो तरीका होता है वो कुछ बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए जरा, आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है, आप इस क्लास को जो है पॉज करेंगे और खुद से आंसर देने का आप लोग ट्राई करें। ठीक है, खुद से आंसर देने का आप लोग ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं। पॉज कर लिया, आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, और हाँ बताना कि सर सेकंड चैप्टर की जो न्यूमेरिकल सीरीज है वो जल्दी से ले आइए, क्योंकि ये जो आपने जो वेट करा है न्यूमेरिकल सीरीज के लिए, ये मैं आपको इसको वर्दी करा के मानूंगा। ठीक है, ये आप लोग फील करोगे कि हाँ सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +q, दो चार्जेस है जिनका मैग्नीट्यूड है -2q एंड +q आर लोकेटेड एट a, 0,
4a,0 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कुछ हमारे पास ऐसे ओरिजिन हो गई, ठीक है। तो ऐसे मान लेते हैं कि भाई a,0, तो पहला चार्ज रखा है a,0 मतलब यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा चार्ज रखा है 4a,0 मतलब 4a डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। आगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस इन चार्ज, तो पहला चार्ज है -2q यहाँ पे और दूसरा चार्ज है +q यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्जेस थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3a, मतलब अगर हम कोई ऐसा स्फीयर बनाए जिसकी रेडियस होगी 3a रेडियस होगी 3a,0, ठीक है, 3a रेडियस होगी, तो बताओ कितना फ्लक्स जो है ये हमें बनने वाला है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो भाई आप ये देखो कि 3a के लिए चार्ज इनसाइड, चार्ज q नेट कितना है, q नेट चार्ज कितना है इस फ्लक्स, इस सरफेस के अंदर, तो सरफेस के अंदर ये q वाला चार्ज तो बाहर रह गया, वो तो 4a पे था, तो इसके अंदर चार्ज हो गया -2q, तो -2q/ε0, ये फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया। मतलब आपको सरफेस के अंदर ही जो है जो चार्ज आ रहा है उसको देखना है, बाहर वाले को पूरी तरीके से इग्नोर कर देना है। अब अगर वो ऐसे लिख के दे देता तो भाई कोई भी बच्चा बता देता, बट उसने इस तरीके से बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया, तो भाई साहब कुछ बच्चे गलत भी करके आ गए होंगे, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस मस्ट है, और प्रैक्टिस और ज्यादा कहां से आपको मिलेगी, इस बुक से। तो जरूर से आपको इस बुक को लेना है और अपने प्रैक्टिस को जबरदस्त तरीके से नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना है। मिशन 95+ ये कंप्लीट इस मिशन के लिए ही डेडिकेटेड है कि हर बच्चे के जो मार्क्स हैं वो हमें बढ़ाने हैं, ठीक है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं गाइस। हाँ चलो आगे बढ़ेंगे और मैं आपको ले चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेम काइंड का क्वेश्चन है, क्या लिखा है। अब आप लोग इसका आंसर मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप बताओ जरा, अभी वीडियो को पॉज कर लो, आंसर बताओ, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि -3q एंड 2q दो चार्जेस हैं, एक रखा है ए पे, तो ये रखा है ए पे, a,0 पे रखा है -3q, ठीक है। 4a पे रखा है 2q, तो 4a पे रखा है 2q, 4a,0 पे क्या रखा है 2q, ठीक है। अब इसके बाद व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस थ्रू ए रेडियस ऑफ 5a, मतलब यदि रेडियस कितनी है, यदि रेडियस है 5a, यहां तक की डिस्टेंस अगर हो रही है 5a, तो अगर मैं इतना बड़ा जो रेडियस है, इतना बड़ा स्फीयर बनाता हूं, तो बताओ इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो इसका आंसर है कि भाई इसके अंदर नेट चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है, तो नेट चार्ज है -3q + 2q, तो बनने वाला है -3 + 2, तो ये बनने वाला है माइनस का q, तो माइनस का q/ε0 जो फ्लक्स होने वाला है ये हमारे पास हो जाएगा, तो phi इज इक्वल टू -q/ε0, ठीक है। तो नेट चार्ज एनक्लोज हमें जो है यहाँ पे रखना है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेट्स गिव इट अ ट्राई। अब आप लोग क्या करना है, ये नोट्स में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। चैनल का नाम है अभिषेक साहू सर फिजिक्स, ठीक है। आप लोगों को जो है उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग, ध्यान दो जरा गाइस, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको जो है बढ़िया से जो है बता के हुए चलना, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग द सरफेस एनक्लोज रिस्पेक्टिवली आर phi1 एंड phi2। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई भी सरफेस है, इसके अंदर जो फ्लक्स जा रहा है ये जा रहा है phi1, एंड जो बाहर निकल के आ रहा है ये निकल के आ रहा है phi2, ठीक है। अब आपको बताना है इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड, अब आपको बताना है चार्ज कितना है इस सरफेस के अंदर। तो भाई साहब चार्ज का फॉर्मूला क्या होने वाला है, ये होने वाला है phi × ε0। अब आप यहां पे समझो कि एक्चुअल में बाहर देखो, अगर अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो phi2 हो गया पॉजिटिव, और अंदर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो फ्लक्स अंदर आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैसी, इनवर्ड, ठीक है। तो ये जो phi1 है दैट इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर ये बन गया माइनस का phi1, तो ये हमारे पास जो चार्ज है वो हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है कि अगर इसके अंदर +q चार्ज होगा तो फ्लक्स जा रहा है बाहर, तो इस बाहर वाले फ्लक्स को हमने पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। और अगर इसके अंदर कोई माइनस चार्ज रहा होगा, ठीक है, तो जो फ्लक्स है वो अंदर जाएगा, तो हमने इसको नेगेटिव ले लिया, तो भाई नेट फ्लक्स हो गया phi2 - phi1 × ε0। बताइए क्लियर है, तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बताओ गॉट इट गाइस। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहां पर मिल रहा है इसको जरा देखिए, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मैं तो कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपसे कह रहा है कि देखिए आपसे कह रहा है कि चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग। चार्ज Q किस पे फैला हुआ है, बोला चार्ज Q आपने एक रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। चार्ज Q कहां फैला है, चार्ज Q फैला हुआ है रिंग पर। कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बोला ये डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग पर। कहां पर,
रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, ए स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस, बोला एक स्फीयर ले लिया बराबर रेडियस का, विद इट सेंटर एट द पेरिफेरी ऑफ रिंग, कि भाई इस स्फीयर का जो सेंटर है, ये देखो ये स्फीयर है, स्फीयर का ये रहा सेंटर, तो स्फीयर का जो सेंटर है ये कहां पर है, रिंग की पेरिफेरी पर है। स्फीयर का जो सेंटर है ये सेंटर छोड़ना है, स्फीयर का सेंटर ये रहा, ये स्फीयर का सेंटर, तो स्फीयर का सेंटर और रिंग की सरकमफेरेंस एक ही जगह पे लाई कर रही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि भाई फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। देखो बहुत सिंपल सी बात है, चीजों को मैं आसान करूंगा, बस क्वेश्चन तो इसलिए पढ़ देता हूं ताकि भाई बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए कह रहा है रिंग पर चार्ज जो है फैला हुआ है, ठीक है, और स्फीयर जो कि कुछ इस प्रकार से है कि स्फीयर का जो सेंटर है वो इसकी रिंग पे आ रहा है, ठीक है, और स्फीयर और रिंग का सेंटर इसकी सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि भाई स्फीयर से कितना चार्ज जो है कनेक्ट होने वाला है। तो हमें तो ये समझना है कि स्फीयर के अंदर, ये देखो ये पूरा है स्फीयर, तो स्फीयर के अंदर तो इतना सा पोर्शन आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ध्यान से देखने पर आप ये पाओगे कि जब सेंटर से सेंटर मिलते हैं, दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर गए, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस बताओ। अगर मैं ये स्फीयर के ये ब्लू वाली लाइन से लेके यहां तक की डिस्टेंस होगी आर, ठीक है, ये सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट पर आप इसको मिलाओगे, ये डिस्टेंस भी होगी आर। देखो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के दे रखा है, ये भी डिस्टेंस होगी आर, ये भी डिस्टेंस होगी आर। तो जैसे कभी भी ऐसा आपको केस मिले ना कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है ये मिल रही है, तो आपको सेंटर टू सेंटर जो है ये मिल रही है, तो ये जो एंगल होता है ना, ये देखो ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये वाला जो एंगल होता है हमेशा 120 डिग्री बनता है। तो आप ऐसे समझो कि 360 डिग्री में अगर चार्ज क्यू आ रहा है तो 120 डिग्री में कितना आएगा, 360/3, तभी तो बनेगा 120 डिग्री, ठीक है। तो क्यू बाय 3, तो चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड, तो मैं सिंपल लिख दूं क्यू इनसाइड स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, तो आप यहां पे लिखेंगे Q/3, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा Q/3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ध्यान रखिए Q/3 एप्सिलॉन नॉट। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है गाइस, बोलो क्या इतनी बात क्लियर है, बोल दो ना, ठीक है। कभी भी आप लोगों को ऐसे समझाया जाए, कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो भाई ये जो आप एंगल देखते हो ना, ये वाला एंगल, ये एंगल 120 डिग्री होता है। तो इस स्फीयर के अंदर इस रिंग का 120 डिग्री जो है क्लोज हो गया, तो भाई हमने कहा रिंग पूरी 360 डिग्री की है, तो 360 डिग्री पे अगर क्यू चार्ज है तो 120 डिग्री यानी कि 360/3 पर कितना चार्ज होगा, बोला Q/3, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो Q/3 चार्ज इसके अंदर है, तो Q/3 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास फ्लक्स निकल के आ गया। आई होप गाइज यू विल बी, क्या बोलेंगे इसके आगे, मुझे तो बस इतना लग रहा है कि भाई आप लोगों को समझ में आना चाहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो अब मैं आपको अगले उस पे ले चलता हूं, अगले पार्ट पर ले चलता हूं, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या बताया जा रहा है वो जरा आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। क्या लिखा गया है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये लिखा है 2Q, ये लिखा है S1, ये लिखा है S2, ये लिखा है 4Q, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब जरा आप इसको ध्यान से देखो क्या लिखा है, इसमें आपसे कह रहा है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो निकालना है S1 से और S2 से, तो निकाल लेंगे भाई। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू S1 अपॉन फ्लक्स थ्रू S2, तो कितना बन जाएगा Q/ε0। तो भाई इसके अंदर कितना, इस सुनना, ये पहले वाले के अंदर कितना जो है चार्ज है, बोला 2Q, तो 2Q/ε0, ठीक है, अपॉन दूसरे वाले के अंदर कितना चार्ज है, तो S2 के अंदर, तो ये दोनों चार्ज S2 के अंदर ही तो आ रहे हैं। ऐसा मत बोलना, बच्चे गलती क्या करते हैं, बोला सर S2 के अंदर ओनली 4Q है, ये गड़बड़ कर दिया आपने, ठीक है। तो S2 के अंदर क्या है, बोले दोनों चार्ज मिलकर के S2 के अंदर आ रहे हैं, 4Q और 2Q दोनों S2 के अंदर हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा 6Q/ε0। तो अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो आप इसको सॉल्व करने पर पाओगे 1/3 इज द करेक्ट आंसर। तो फ्लक्स का रेशियो कितना आ गया, 1/3। गॉट इट गाइस, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या लिखा है, अब इसके बाद कह रहा है कि हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द S1 चेंज इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r इज इंट्रोड्यूस्ड इन स्पेस S1। तो कह रहा है अगर आप इसके अंदर, यदि आप इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दोगे जिसकी वैल्यू एप्सिलॉन r है या फिर k है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो भाई साहब फ्लक्स विल डिक्रीज बाय एप्सिलॉन r टाइम्स या फिर k टाइम्स। तो फ्लक्स थ्रू S1 will
डिक्रीज बाय, उसने बोला ना एप्सिलॉन आर वाला वो भरा हुआ है, विल एप्सिलॉन आर टाइम्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बनेगा क्यू बाय, वैसे होता है एप्सिलॉन नॉट, भाई इसके अंदर कितना चार्ज है, तो इसके अंदर है 2q चार्ज है, तो 2q बाय S1 के अंदर 2q है ना, 2q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन आर का भी आप लोग जो है वो कर दोगे, ठीक है। एप्सिलॉन आर टाइम्स और घट गया, बताइए क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक। तो डाइलेक्ट्रिक भरने से जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो k टाइम्स घट जाती है, या फिर जितना उसकी वैल्यू दी उतने टाइम्स घट जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है आपको यहां पर समझना है, कभी भी आपको यहां पर ऐसे कहा जाए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का और बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे इसमें कहेगा कि ये जो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, आपको ये बताना है, आपको इसको पढ़ के बताना है कि क्या कंडीशन बनने वाली है, ठीक है। तो आप बहुत ही बेसिक सी बात यहां पर करेंगे। देखो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो चार्ज लिखा है, ये चार्ज बस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला होना चाहिए, ठीक है। चार्ज मस्ट बी फ्रॉम इनसाइड, चार्ज का जो कंट्रीब्यूशन है कौन से वाले का होगा, सिर्फ अंदर वाले चार्ज कंट्रीब्यूशन होगा फ्लक्स के लिए, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं की भी हो सकती है। तो बस इन चारों ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारी बात से मैच कर रहा है। तो ई ऑन द एलएचएस ऑफ एबव इक्वेशन हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1 Q3 ओनली, ठीक है, Q1 Q5 Q1 Q5 Q3 पूरा ही लिखा, ठीक है। ई ऑन द एलएचएस अबव इक्वेशन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल चार्जेस, ये बात ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंट्रीब्यूशन है ये कहां से है, फ्रॉम ऑल चार्जेस, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर की और बाहर की, ये सबका कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, फ्लक्स में जो है सिर्फ अंदर वाले चार्ज को लेते हैं, जबकि फ्लक्स कैलकुलेट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की भी लेते हैं और बाहर की भी, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंट्रीब्यूशन है सभी चार्जेस के कारण है, वाइल Q ऑन द RHS, जो Q लिखा है ना RHS पे, इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसके कारण है, Q2 एंड Q4, सिर्फ अंदर वाले चार्जेस के कारण। तो बी ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट हो जाएगा, रीजन मैंने आपको बता दिया। इस तरीके के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो एक नंबर में आपसे पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं। ये एक नंबर में सर एक एक नंबर के ही करवा रहे हो क्या, नहीं भाई साहब, मैं आपको बड़े क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, आप टेंशन मत लो जरा भी, ठीक है, टेंशन मत लो। देखिए तो आपको यहां पे समझना है, गॉस लॉ कैन नॉट बी यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। कह रहा है असर्शन रीजन में दे दिया, तो बिल्कुल सही बात है, ये बात तो सही है, गॉस लॉ की हेल्प से हम जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज गॉस लॉ में एक सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक चार्ज यहां रखा एक चार्ज यहां रखा, ठीक है। तो गॉस लॉ के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते फॉर डाइपोल, ठीक है। दूसरा, डाइपोल डज नॉट हैव सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात भी सही है, ठीक है। तो आपको समझना है कि इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पे मिल गया। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि कभी आपको ऐसे ई की वैल्यू मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू मिल गई 200 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, आपको एरिया मिल गया कितना, लेट्स से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, 25 माइनस का 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान सुनना है आपको कि ये हो गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का बैकअप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई, ये हो गई मेरे पास एरिया की वैल्यू। अब आपसे पता है क्वेश्चन में क्या बोल देगा, आपसे क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड is parallel to the plane of coil, plane of coil, ठीक है, find flux through coil, ऐसा क्वेश्चन आपको इसके अंदर दे देगा कि कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के कॉइल के पैरेलल है तो आपको फ्लक्स निकालना है, तो भाई फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा लिखा है, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू दी है 200, एरिया की वैल्यू दे ही दी है 25 माइनस का 4 और कॉस थीटा। अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है तो अब थीटा कितना बनेगा, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कभी भी आपसे कह दे देखो यहां पर मैं बता रहा हूं कि जब भी प्लेन के पैरेलल होगी तो थीटा बनेगा 90 डिग्री, तो cos 90, तो फ्लक्स बन गया जीरो, फ्लक्स कितना बन गया जीरो, cos 90 कारण फ्लक्स कितना हो गया जीरो। तो अब मैं आपको यहां पर कुछ रूल लिखा रहा हूं, कभी भी ऐसा बोला जाए प्लेन के साथ या फिर कॉइल के साथ, ठीक है, एंगल कितना है, तो देखो कभी भी ऐसे कहे कि पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल, ठीक है, तो आप यहां पर थीटा की वैल्यू लोगे 90 डिग्री,
ठीक, कभी भी ये कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितने डिग्री, बोला 0 डिग्री, ठीक है। कभी भी आपसे बोल दे कि एंगल 30 डिग्री विद प्लेन, 30 डिग्री विद प्लेन, तो प्लेन के साथ जो भी एंगल बताया जाता है उसको 90 में से घटा दो, तो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री लेनी है। कभी भी आपसे कह दिया जाए कि 20 डिग्री विद प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल, ठीक है, तो आपको करना है कि प्लेन के साथ जो भी एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको क्या करना है 90 में से घटा देना है, तो जो बचेगा वही थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखोगे, बहुत ही बढ़िया। तो जैसे मान लीजिए ये हमने अभी आपको करके बताया। अब जैसे अब कोई भी, अब आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन मिले, कोई भी न्यूमेरिकल मिले, तो आपको कुछ भी नहीं करना कि फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा लगा देना और वैल्यू आ जाएगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी होगी, ए की वैल्यू दी होगी, थीटा के लिए बस वो क्वेश्चन में कुछ लिख देता है। देखो कभी भी प्लेन के साथ एंगल बने तो उसको 90 में से घटा देते हैं, कभी भी ये लिख के दे दिया जाए एंगल विद, कभी भी ऐसे लिख के दिया जाए एंगल विद नॉर्मल, यानी नॉर्मल का मतलब ही होता है एरिया वेक्टर, तो थीटा की वैल्यू जो दी होती है वही लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ प्लेन, पैरेलल मतलब 0 डिग्री, नॉर्मल के साथ 0 था, पैरेलल था तो थीटा की वैल्यू 0। अगर वो दे दे पैरेलल टू द प्लेन तो 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू द प्लेन 0 डिग्री, है ना, 30 डिग्री विद द प्लेन 60 डिग्री, 20 डिग्री विद द प्लेन 70 डिग्री। प्लेन के साथ जो भी एंगल बनता है उसको 90 में से घटा देते, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक, और तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बस फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है, आपको थीटा पहचानना है और आंसर लिख देना है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ सरफेस से फ्लक्स बताओ, तो फ्लक्स कैसे बताओगे, बताओ जरा, कैलकुलेट कर लेना कितना फ्लक्स बनेगा। तो आप जरा चेक करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इसके आर पार जा रही है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लोअर फेस के पैरेलल है, तो बताओ जरा फ्लक्स कितना बनने वाला है। तो कभी भी प्लेन के पैरेलल होगी तो फ्लक्स कितना बनेगा 0, क्योंकि पैरेलल वाले केस में कॉस होता है 90 डिग्री, ठीक है। चलिए बताइए, इतनी बात क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो मैं आपको आगे ले चलूंगा और यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है, ठीक। देखिए क्या दिया गया है यहां पर इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो कहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करो, ठीक है, कर लेंगे। द प्लेन सरफेस इज इन शेप ऑफ ए स्क्वायर साइड 1 सेंटीमीटर, कह रहा है कि भाई एक प्लेन सरफेस है जो कि जिसका जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर, तो एरिया निकल के आएगा साइड का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया की वैल्यू की 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये 100 न्यूटन पर कूलाम, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 100 न्यूटन पर कूलाम, और यहां पर दिया गया है आई कैप, ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में एक्स एक्सिस में। अब आगे लिखा है कि यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस पे नॉर्मल को हम लोग एरिया वेक्टर बोलते हैं, तो एरिया वेक्टर की जो वैल्यू दी गई है इसको हम लोग एन कैप भी लिख रहे हैं, यहाँ पे एन कैप बताया गया है, ये कितनी दी गई है 0.8 आई कैप, मतलब ये तो देखो नॉर्मल यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब एरिया वेक्टर होता है, तो इसकी जो वैल्यू दी गई दैट इज 0.8 आई कैप प्लस 0.6 के कैप, ठीक है। चलिए नाउ तो अब आपसे क्या कह रहा है, बोला 3 नंबर में आया ये क्वेश्चन, एक तो आपको जो है फ्लक्स पूछा गया, ठीक है, और दूसरा आपको ये दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए तो इसमें भी फ्लक्स निकालना है, इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखिए तो कैसे करेंगे, बोला फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो भाई साहब देख लो जरा कि फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर की जो वैल्यू है दैट इज 100 न्यूटन पर कूलम आई कैप, ठीक है, क्योंकि यहां पर आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिया है तो मुझे भी फिर ऐसे लिखना है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, फिर मुझे ई ए कॉस थीटा नहीं लिखना, तो 100 आई कैप। अब ए वेक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो ए वेक्टर का ये तो होगा मैग्नीट्यूड और ये हो गई डायरेक्शन, ठीक है, तो इसका ए वेक्टर की जगह लिखूंगा 10⁻⁻⁴ और 0.8 आई कैप प्लस 0.6 के कैप। तो देखो गाइस मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं बस एक काम करूंगा, पहले तो इसका इससे इंटू निपटा देता हूं, तो 100 का इंटू 10⁻⁻2 हो गया आई कैप, और ये 0.8 आई कैप प्लस 0.6 के कैप, ये दे दिया। अब अगर आपको ये नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि आई का आई से इंटू करने पे आता है 1, और किसी से भी कर लोगे तो ये आएगा 0, के का के से डॉट करने पे आता है 1, और किसी का भी कर लोगे आई का जे से, ठीक है 0, आई का के से 0, ठीक, किसी का भी किसी कर लेना 0 आएगा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू देखिए जरा कितना बनने वाला है
10 टू द पावर -2 का इंटू उससे किया तो ये बन जाएगा मेरे पास 0.8 इंटू 10 टू द माइनस का 2 और आई डॉट आई बन जाएगा, क्योंकि डॉट लगेगा ना बीच में डॉट लगाया, आई डॉट आई बन जाएगा 1, ठीक है, प्लस आई का अगर मैं जे से करूंगा तो पूरा ही हो जाएगा 0, तो यहां पर ये निकल के आ गया 8 इंटू 10 टू द माइनस 3 और यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास फ्लक्स बन गया। तो ऐसा क्वेश्चन 2025 में आया था ये क्वेश्चन। आई होप ये चीज जो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। मतलब कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने को दे दिया जाए और आपसे कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है और एरिया वेक्टर भी दिया, कुछ मत करो, बस इनटू निपटा दो सबका, कुछ नहीं करना। बोला सर थीटा कब लेते हैं, जब वेक्टर फॉर्म में ना दिया हो, ये वेक्टर फॉर्म में लिया तो वैसे करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए गाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा, अब मैं आपको इसके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पे ले चलता हूं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप लोगों ने हमेशा ऐसे क्वेश्चन क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो उससे आपको हमेशा जो है टेंशन फ्री रहना है, सोचना है कि भाई ये आपको एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर आप चाहते हो कि न्यूमेरिकल सीरीज कंटिन्यू रखिए सर, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपको जो है एकदम धुआं भर देना है और बोलना है कि हाँ सर ये न्यूमेरिकल सीरीज जो है कंटिन्यू रहनी चाहिए गाइस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा गाइस? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। सर आपने वो कूलम लॉ क्यों नहीं कर, अरे सब करवा दूंगा, क्यों मालिक, क्यों घबरा रहे हो, ठीक है। बट मेरा पॉइंट क्या है, मैं आपको पहले क्या चीज पढ़ा रहा हूं, 80-20 रूल, गॉस लॉ पढ़िए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़िए, यहां से क्वेश्चन आते हैं गाइस, और जो चीज आती है वही आपके अभिषेक सर आपको जो है पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब जो है मैं आपको ले चलता हूं और यहां पर देखिए क्या लिखा है, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द रीजन 2x i कैप। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं लिख देता हूं, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये 2x i कैप है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रीजन में कितनी दी है, 2x i कैप। i कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से x एक्सिस में है, तो लेट्स से मैं कह देता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एनक्लोज्ड बाय चार्ज एंड चार्ज एनक्लोज्ड बाय, ठीक है। मुझे इससे क्या निकालना है, नेट फ्लक्स। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है 2x i कैप, तो i कैप तो बता रहा है कि डायरेक्शन, x बता रहा है डिस्टेंस ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत आना। तो देखो कभी भी क्यूब वाला केस दिया जाए, वो कभी भी क्यूब दिया जाए और उस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाए, तो आप हमेशा एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसने क्या बोला है कि ऐसे वाई एक्सिस में है, सॉरी एक्स आई कैप में, ठीक है। तो इसके क्यूब के ना 6 फेज होते हैं, तो सिर्फ 2 ही फेज से जो फ्लक्स होगा वो लिंक होगा। लेट्स से दिस इज S1 एंड दिस इज S2, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, सिर्फ 2 फेज से फ्लक्स लिंक होगा, बाकी फेसेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये पैरेलल हो जाएगी, तो उनसे जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सिर्फ ये 2 फेज देखने हैं, बस ये 2 फेज से फ्लक्स जो है कुछ बनेगा, बाकी सबसे जो फ्लक्स होगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि आपको कुछ भी नहीं करना। आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो एरिया वेक्टर कहां है, क्योंकि एंगल तो हमेशा एरिया वेक्टर के साथ देखना है, तो आपने कहा एरिया वेक्टर यहां पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ऐसे पेनिट्रेट करके जा रही है, तो आप देखेंगे कि एरिया वेक्टर कैसा होता है, बोला सर ये भी सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, बट इन ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ये मेरे पास एक सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो एरिया वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो एरिया वेक्टर भी तो यहीं पे जाएगा। तो थीटा की वैल्यू बताओ कितने डिग्री, बोला 0 डिग्री, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इस वाले के लिए, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आई कैप में है, बट इसके लिए जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर, अब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इधर भी जा सकता है, बट एरिया वेक्टर इज ऑलवेज टेकन आउटसाइड, तो एरिया वेक्टर अंदर को नहीं जाएगा, एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होता है। तो ये रहा एरिया वेक्टर। तो थीटा की वैल्यू कितने डिग्री, बोला सर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो गई। कितने डिग्री हो गई, 180 डिग्री। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है, ध्यान रखिएगा आप लोग इसको, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो गई। नाउ अब मेरे पास 2 सरफेस हैं, मुझे कुछ भी नहीं करना है, 2 सरफेस के हिसाब से मैं काम करूंगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया φ1 प्लस φ2, तो आप यहां पर देखिए φ1 की जगह E A cos थीटा आएगा, ठीक है, और φ2 की जगह भी E A cos थीटा आएगा। अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि पहली, अब देखो ये साइड कितनी दी हुई है, साइड दी हुई है A, लिखा है क्वेश्चन में लिखा है, तो ये जो यहां से ओरिजिन से लेके इस साइड तक की डिस्टेंस कितनी होगी, इस वाले फेस तक की डिस्टेंस ये होगी A, ठीक है। तो आपको लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2x i कैप। अब मुझे सिर्फ वैल्यू जो है लेनी है, एरिया की जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा,
भाई इस सरफेस का एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ठीक है, कॉस पहली वाली सरफेस के लिए फ्लक्स हो गया, एंगल हो गया 0 डिग्री, ठीक है, ई ए, तो 2x ए स्क्वायर और cos थीटा की जगह हो जाएगा यहाँ पे cos 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन, तो cos 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू 2x2। अब आप मुझे बताओ कि जो पहली वाली सरफेस है फॉर S1, ठीक है, S1 के लिए x यानी कि x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है, तो ओरिजिन से लगा लो, ओरिजिन से लगा लो, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से x एक्सिस जो है रहा है ये a डिस्टेंस पे। फॉर S2 दूसरी वाली सरफेस जिसको हमने बोला है वो कहां पे है, तो भाई वो तो ओरिजिन पे रखी है, दूसरी वाली सरफेस तो ओरिजिन पे रखी है, ये रखिए ओरिजिन पे, तो दूसरी वाली सरफेस के लिए x की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो आप यहां पर ध्यान से लिख सकते हैं कि 2x की वैल्यू यहां पे हो गई a, और a स्क्वायर चल रहा था cos 0 1 है, ठीक है, अब 2x की वैल्यू 0, क्योंकि ये तो ओरिजिन पे रखा है तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू 2a क्यूब न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ये हमने क्या निकाल दिया, फ्लक्स निकाल दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर मुझसे ये भी पूछा था चार्ज, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो अगर मैंने क्या निकाला है, मैंने क्यू निकाल दिया, मतलब फ्लक्स निकाल दिया, तो फ्लक्स का फॉर्मूला 2a क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। ऐसे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप इनको जरूर से करके जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ जाने पर देखो आपको क्या मिल रहा है वो भी आप लोग जो है सीख लो। देखिए नाउ ये हमने कर दिया, बहुत ही सिंपल। अब देखिए अब कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होगा गाइज, उस कैलकुलेशन वाले पार्ट को मुझे थोड़ा सा मैं स्किप करूंगा इसको, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई चीजें कैसे जो है काम करेंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को जरा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग एक्ट करेंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, फिर से आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस टाइप के क्वेश्चन पे होना चाहिए कि भाई ये हम लोग जो है कर लें, ठीक है। चलो ध्यान दो जरा, अब आगे बढ़ जाएं। तो आगे बढ़ने पर मैं यहां पर आप लोगों से कहता हूं कि भाई साहब ये देखिए, ये आपके पास एक क्यूब बना हुआ है, ये आपके पास क्या बना हुआ है, ये आपके पास एक क्यूब बना है, ठीक है। इसकी दो सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप ये देख रहे हो E5x स्क्वायर प्लस 2i कैप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में, मतलब यहां है। अब मैं एरिया वेक्टर बनाऊंगा, एरिया वेक्टर, तो भाई ये वाली सरफेस का देखो, ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एरिया वेक्टर, ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे ही बनेगा ना, बोलो। कमेंट सेक्शन में गाइस आप लोग बता नहीं रहे हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? कम से कम इतना तो बोल दो कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, हाँ सर ये सीरीज बढ़िया है, ठीक है, हाँ सर आप क्या हाल चाल है, चाय पानी हुआ कि नहीं, कुछ तो पूछो यार, ऐसे गूंगे बन के चले जाओगे मुझे मजा नहीं आएगा, है? बोल दो जरा, बोल दो, बोल दो, हाँ बोल दो, ठीक है, बोल दो प्यार से, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक। चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखिए हाँ ऐसे ही, ऐसे चैट कर देना चाहिए, ठीक। चलो देखो तो अब क्या लिखा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, बोला सर इसका एरिया वेक्टर भी यही होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री, ठीक है। अब इसका एरिया वेक्टर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसने बोल दिया आई कैप में, तो आई कैप मतलब प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये तो हो गई ई वेक्टर। अब इसका एरिया वेक्टर क्यूब के अंदर थोड़ी ना घुसेगा, एरिया वेक्टर निकलेगा क्यूब से बाहर, ये हो गया एरिया वेक्टर, ठीक। जरा ध्यान सुनिएगा, अब बाकी के चार सरफेस के लिए ये कैसा हो जाएगा, बाकी चार सरफेसेस के लिए ये फ्लक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं करना, दो सरफेस हमारे पास, तो हमें तो बस एक ही बात है कि फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2। साइड कितना है, साइड तो यहां पे दी नहीं, यहां लिखी है, साइड क्यूब की साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो भाई ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो गई, तो ये डिस्टेंस भी ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि देखो आपके पास ये लिखा है ना, आपके पास ये लिखा है E इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2 आई कैप, तो आई कैप ने तो बता दी डायरेक्शन की, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, ठीक है। एक्स क्या बता रहा है, एक्स बता रहा है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से जो पहला वाला फेज है, या जो ये वाला जो फेज आप देख रहे हो कितनी दूरी पर है, ठीक है, तो एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ध्यान से सुन लो, मैं इसके और भी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो आपका काम बन जाए, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बताइए
क्लियर है गाइस? चलो तो अब देखिए क्वेश्चन आपको कैसे मिल रहा है, तो आप यहां पर देखोगे φ1 प्लस φ2, तो φ इज इक्वल टू ई ए कॉस, अगर मैं इसको नाम दे दूं सरफेस S1, इसको नाम दे दूं सरफेस S2, ठीक है, तो आप यहां पर लिखिएगा, अच्छा फॉर S1 पहली वाली सरफेस के लिए x की वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और S2 के लिए दूसरी वाली सरफेस देखना ओरिजिन पे ही थमी हुई है, ओरिजिन पे रखिए, तो इसकी S2 की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है नाउ, तो ई ए कॉस 0 प्लस दूसरी वाली के लिए ई ए कॉस 180, ठीक है, फाइव इज इक्वल टू, अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 5x स्क्वायर प्लस 2, मतलब वैल्यू एरिया की जगह मैं लिखूंगा साइड का स्क्वायर, एरिया की साइड कितने 10 सेंटीमीटर, तो एरिया हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एरिया हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया को अगर मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻⁻⁴ का इंटू होगा, तो एरिया हो गया 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, ठीक है नाउ, तो अभी देखिए आगे लिख लेंगे, ठीक, तो एरिया की जगह 10⁻⁻2, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप यहां पर देखो 5x स्क्वायर, और ये कितना हो गया प्लस 2, और cos 180, और एरिया की जगह 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया ना, cos 180 की वैल्यू -1, ठीक है, जरा ध्यान से देखिए cos 180 की वैल्यू -1, अब आप यहां पे लिखो कि हमने यहां पे मेंशन कर दिया ना, ये हमने मेंशन कर दिया ये वाली चीज कि x की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अब आप जरा ध्यान से देखो कि अगर x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर से मैं इसको कन्वर्ट करूंगा मीटर स्क्वायर में तो बनेगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 5 अगर मैं x स्क्वायर को कन्वर्ट कर रहा हूं मीटर स्क्वायर में तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 2 है, 10⁻⁻2 चल रहा है, 180 की वैल्यू -1 हो गई, x की वैल्यू 0 हो गई, तो यहां पे सिर्फ बचेगा 2 इंटू 10⁻⁻2, x की वैल्यू 0 हो गई ना, x की वैल्यू 0 हो गई सेकंड वाली सरफेस के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये सारी चीजें हैं, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है, तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 का इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻2, ये चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में निकाल दिया, चार्ज निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, Q इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू फाई की जगह कितना है 5 10⁻⁴, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 10⁻12 न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, उल्टी पावर न्यूटन -1 कूलाम -2 मीटर, अच्छा ये तो उस फ्लक्स यूनिट हो गई ना, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बता रहा था मैं, तो ये बन जाती है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, ठीक है, चार्ज तो कूलाम में आने वाला है, ठीक है, तो बताओ ये इसका इंटू करके कमेंट सेक्शन बता देना कि कितने कूलाम चार्ज निकल के आ रहा है, कमेंट सेक्शन में गाइस मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं, ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, बस आपका काम है इसके अंदर वैल्यूज पुट करना, नथिंग एल्स, ठीक, चलिए अब देखो मैं आपको यहां पर बता दूं और भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और ये भी जो है बड़े ही फेमस से क्वेश्चन है, ठीक, आपसे कहते हैं भाई कितना फ्लक्स है कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां बना दी, दो फेज होंगे, सिलेंडर है ये, तो सिलेंडर जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर जा रही है बस उनसे ही फ्लक्स बनेगा, तो इसके लिए 0 डिग्री, इसके लिए एरिया एंगल 180 डिग्री, कुछ भी नहीं करना, सारी चीजें सेम रहेंगी, बट एक्स की वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस आएगा, जैसे देखो ओरिजिन से पहली सरफेस इस बार आप कहां देख रहे हो 1 मीटर पे, और ये वाली सरफेस कहां देख रहे हो बोला 1 मीटर, और ये 1 मीटर, तो एक्स की वैल्यू इसके लिए हो गई 2 मीटर, इसके लिए हो गई 1 मीटर, और कोई भी चेंज नहीं किया गया है, और कोई भी चेंज गाइस नहीं किया गया, देखो एक्स की वैल्यू कितनी ले ली गई 1 मीटर, और इसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी ले ली गई 2 मीटर, आपका मन है आप इसको S1 दे दो, इसको S2 नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपने सॉल्व करके वैल्यूज निकाल दी, बताइए क्या इतनी बात क्लियर है। अब कभी कभी क्या हो सकता है कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं दे रहा कि भाई 2x की पावर 1/2 नहीं दिया, उसने दे दिया अल्फा x की पावर 1/2, ठीक है, और आप बाद में कह दी कि अल्फा की वैल्यू इतनी है 800, तो भाई बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह तो यही आ गया ना, अल्फा x की पावर 1/2 की जगह 800, क्योंकि 800 x की पावर 1/2, और एक आई कैप, अब आपको पता पड़ी गया x क्या है, तो x है
वो एक्स नहीं है, ये है, ये देखो एक्स, ये और ये डिस्टेंस, पहली और दूसरी सरफेस की डिस्टेंस है, निकालो। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, इनको आपको छोड़ना नहीं है किसी भी कंडीशन में, इनको कस के पकड़ के रखना है। ऐसा क्वेश्चन फिर आएगा इस साल, आपको करके आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दो जरा, क्या कहा मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन फिर आएगा इस साल, आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे देखो, इसमें कुछ नहीं किया, बस सिंपल ई की जगह वैल्यू पुट कर ली, एक्स की जगह यहां पे ए रखा है, ठीक। ये पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैं टेलीग्राम पे नोट्स को जो है अपलोड कर दूंगा, आप आराम से जो है टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड कर लेना। और अगर आप ऐसे ही और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो गाइस मिशन 95+ को आपको भूलना नहीं है। इस बुक के फर्स्ट चैप्टर के अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लोगे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके साथ साथ, तो आपका ये जो पहला चैप्टर है खतरनाक तरीके से कवर हो जाएगा। मिशन 95+ आप सारे बच्चों को इसमें से प्रैक्टिस करनी है, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो बढ़िया तो खतरनाक, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि कुछ चीजें होती हैं जैसे कि फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक होगा, वो चीज आपको याद होना चाहिए। तो बहुत ही बेसिक सी बात है, ये पूरा चार्ट मैंने आपको यहां पे बना दिया है, इसको प्रॉपर याद कर लेना कि अगर चार्ज सेंटर पे होगा तो फ्लक्स कितना लिंक होने वाला है पूरे क्यूब से, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी 6 की 6 सरफेस से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक सरफेस से क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर चार्ज वर्टेक्स पे होगा यानी कॉर्नर पे, तो पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक होगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। और पूरे क्यूब में तीन सरफेस से जो फ्लक्स है वो पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो तीन सरफेस से ही फ्लक्स जो है बनता है। तो कभी आपको बस ये बीच वाली टेबल याद रखनी है, आपको भी इतना याद रखना है कि टोटल क्यूब से कितना लिंक हो रहा है और एक सरफेस से कितना लिंक हो रहा है। अगर चार्ज कॉर्नर पे रखा है तो टोटल क्यूब से कितना लिंक हो रहा है और एक सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। अगर चार्ज साइड पे रखा है तो पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है और एक सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। अगर चार्ज ऐसे बीच सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, तो टोटल क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है और एक सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, ये आपको याद करके आना है, ठीक है। अब आप अगर खुद के हाथों से नोट्स बनाओगे तो कैसे बना पाओगे, आपको मैंने अपनी बुक के अंदर ये अगर आपको दिखाई पड़ जाए तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि मैंने जो है इस तरीके से अपनी इस बुक के अंदर, ये शायद पता नहीं आपको दिखाई दे रहा हो कि नहीं दे रहा, ये ऐसे टेबल बना दी है। ये पूरी जो सामने जो आप टेबल देख रहे हो, ये पूरी टेबल जो है ये आपको इस बुक के अंदर मैंने बना के दे दी है, सो दैट कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो, आपको नोट से लिखना ना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सब आपको मेरी बुक के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, ठीक है। तो बताओ, ये फ्लक्स थ्रू द क्यूब याद कर लेना कभी, क्योंकि कभी कभी इसमें से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मान लीजिए कि ये मेरे पास एक हेमिस्फीयर, ये पूरा एक स्फीयर है, इसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखा है, तो फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये मेरे पास एक जो है वो रखा हुआ है, ये हेमिस्फीयर, इसके सेंटर पे चार्ज रखा है, बोला कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो हम ये मान लेते हैं कि हेमिस्फीयर इज द पार्ट ऑफ कंप्लीट स्फीयर, ठीक है। तो इससे जो फ्लक्स लिंक होगा दैट इज क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। कभी ऐसे कह दिया जाए कि एक स्क्वायर शीट है, ठीक है, इसके यहां पे a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो बताओ कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो हम कहेंगे phi इज इक्वल टू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम ये मान लेंगे कि भाई ये जो एक सरफेस है इट इज पार्ट ऑफ ए क्यूब, तो क्यूब के अंदर टोटल 6 सरफेस होती हैं, तो एक सरफेस से क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट ऐसे फ्लक्स जो है लिंक होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं अब आपको कुछ ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन भी करवाऊंगा और कुछ टॉपिक वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स वाले क्वेश्चन। तो अब आप जो पूरा फोकस है वो यहीं पर रखोगे, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपको बताता हूं क्या मिलने वाला है। देखिए गाइस, अभी तक ना हमने गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस किए, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर ले जाता हूं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स रिलेटेड मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहीं भी एक दूसरे के अंदर जो है यूज हो जाता है। बट अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे देन यू विल गेट टू नो कि भाई आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो रहा है, और एक्चुअल में जब आपके स्कूल में एग्जाम होगा, क्योंकि बोर्ड से पहले तो स्कूल में होंगे, है ना, कोचिंग पे टेस्ट होंगे, तो आप डेफिनेटली आप नोटिस करोगे कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो रही है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल चार्जेस का। कभी भी आपसे कहा जाए कि दो चार्जेस हैं, मतलब दो बॉडीज हैं, ठीक है, दो बॉडीज हैं या दो कंडक्टिंग स्फीयर है, आइडेंटिकल है, मतलब सेम रेडियस वाले, ठीक है। लेट्स से इस पे चार्ज था Q1, इस पे चार्ज था Q2, हाँ पहले, बट हमने इसको कांटेक्ट करा दिया एक तार के थ्रू, ठीक। तो आपसे कहेगा कि कांटेक्ट के बाद, कांटेक्ट कराने के बाद इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो दोनों स्फीयर पे चार्ज हो जाएगा दैट इज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है।
जबकि अगर मेरे पास पहले चार्ज था Q1 बाद में चार्ज था Q2 और अब ये नॉन आइडेंटिकल हैं। कैसे नॉन आइडेंटिकल मतलब इनकी जो रेडियस है वो सेम नहीं है। तो अगर मैं इनको कांटेक्ट करा दूंगा तो आफ्टर कांटेक्ट इनकी जो चार्ज होने वाला है दोनों पर वो कितना होने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसे समझो Q1 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू, अगर आप पहले पर निकाल रहे हो तो पहले वाले की रेडियस, Q2 डैश में कितना आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इनटू में R2 आ जाएगा। ठीक है, ये नॉन आइडेंटिकल कंडक्टर का केस होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्वेश्चन के थ्रू, तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस यूज होंगे आगे। देखिए क्या लिखा गया जा रहा है, टू मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो मेटेलिक स्फीयर है जिनकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर एंड दूसरे वाले की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, आर गिवन। नाउ अब पहले वाले इसकी ये हो गई R1, ये हो गई R2 3 सेंटीमीटर। पहले वाले पे कितना चार्ज है, तो Q1 इज इक्वल टू दिस इज माइनस का -1 10 टू माइनस 2 कूलम एंड दिस इज प्लस का +5 इंटू 10 माइनस का 2 कूलम। क्लियर है। अच्छा आगे लिखा गया इफ दीज आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, आपने इनको कनेक्ट कर लिया बाय कंडक्टिंग वायर। इफ दीज आर इनको आपने कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर लिया। ठीक, द फाइनल चार्ज ऑन बिगर स्फीयर इज, द फाइनल चार्ज ऑन बिगर स्फीयर इज, बड़े वाले स्फीयर पे फाइनल चार्ज कितना होने वाला है ये निकालना है। बड़ा वाला स्फीयर मतलब ये सेकंड वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको निकालना है Q2 डैश, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, बड़ा वाला स्फीयर तो यही है ना, तो सेकंड वाले पे चार्ज निकालना है, तो यहाँ पे सेकंड वाले की रेडियस का इंटू हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, अब देखिए जरा Q1 प्लस Q2 कितना होगा, -1 प्लस का 5 तो बन जाएगा 4 10 माइनस का 2। ठीक है, अपॉन R1 प्लस R2 तो 1 प्लस 3 तो बन जाएगा 4 इन 10 माइनस का, सेंटीमीटर में तो माइनस का 2 सेंटीमीटर। ठीक है, R2 की वैल्यू क्या है, सेकंड वाले की रेडियस, तो 3 इन 10 माइनस का 2। चलिए अब ध्यान से देखिए, इससे कट गया तो Q2 डैश इज इक्वल टू कितना बन गया, ये बन गया मतलब आफ्टर कांटेक्ट के बाद, पहले इस पे इतना चार्ज था बाद में इस पे इतना हो गया, कांटेक्ट के बाद इस पे चार्ज आएगा 3 इंटू 10 माइनस का 2 कूलम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों चार्ज, अगर ये दोनों स्फीयर सेम होते तो -1 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 2 कर देते तो फिर आंसर आ जाता दोनों पे बराबर बराबर चार्ज। ठीक है, चलिए आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। अगर वो कहता कि भाई छोटे वाले स्फीयर पे फाइनल चार्ज कितना होगा आफ्टर कांटेक्ट, यहाँ पे R1 का इंटू कर देते। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से ये एक खास क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जो कि विसिनिटी यानी नीबर में रखा हुआ है एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट के पास में। ठीक है, ये आपके पास एक प्लेट है, ये आपके पास एक प्लेट है, ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये है आपके पास नेगेटिव चार्ज। अब देखना ये तो वैसे कंडक्टिंग प्लेट है, न्यूट्रल है, बट ये जो प्लस चार्ज होगा ये क्या करेगा, ये यहां से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस से माइनस की ओर चार्ज जा रहा है, प्लस से माइनस की साइड 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 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन माइनस की साइड, और कुछ इस प्रकार की कहानी जो है बन जाएगी। ठीक है, ठीक, तो बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है और इस तरह की कहानी हो गई। अगर नेगेटिव चार्ज होता, यदि नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, नेगेटिव चार्ज के केस में बस थोड़ा सा जो चेंज है वो आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज होता तो कहानी कुछ इस प्रकार से हो जाती, प्लस 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 प्लस, क्योंकि माइनस चार्ज जो होता है वो क्या करता है, ऑपोजिट चार्ज को इंड्यूस करता है ना। तो देखो यहां से इस तरीके से, इस तरीके देखो, बस नेगेटिव में एरो जो होगा वो हमेशा माइनस साइड की साइड, माइनस चार्ज की साइड लगेगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, उन पर बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन आता है ये आना चाहिए ना। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बताओ जरा आपके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। इसका जवाब आप लोग बता दोगे क्या? अगर आप लोग इसका जवाब बता दोगे कमेंट सेक्शन में तो ये बहुत ही बढ़िया होगा और मुझे पता पड़ेगा कि एटलीस्ट आप लोग जो है रिस्पॉन्सिव हो, आप जवाब देते हो। ठीक है, तो 2025 में क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी से, और अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, अगर आपको पूरी ये जो
क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। व्हाट्सएप चैनल भी हमने बना दिया है, बना रहा हूं मैं, तो उसकी भी लिंक मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखो जरा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन जो है ये मैं आपको इसका जो प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट है वो बताने वाला हूं। हो सकता है आपको यहाँ पर ये सारी चीजें दिखाई ना दे रही हूं, तो मैं आपको ये पे क्लियर कर देता हूं। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, उसको समझना। देखो कभी भी आपसे कोई कहा जाए रेगुलर शेप का, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ठीक है, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, ठीक, बट रेगुलर शेप में होना चाहिए और यहाँ पे सब पे सिमिलर चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये सिमिलर चार्ज रखा है, तो आप ये देखेंगे कि सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो जीरो होगा। ठीक, ये जीरो होगा। अब कभी आपसे ये कह दिया जाए कि अगर ये वाले चार्ज को आप रिमूव कर दो, ऊपर वाले चार्ज को आप इसको रिमूव कर दो, ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, रिमूव। ठीक है, अब आपने अगर इस चार्ज को रिमूव कर दिया, ये लो साइड में खिसका देता हूं, ठीक है, आपने इस चार्ज को रिमूव कर दिया, तो अब पूछेगा कि अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है। देखो क्या था, मान लीजिए चारों चार्जेस थे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनी, इसकी यहां बनी, इसकी यहां बनी, इसकी यहां बनी, तो ये चारों की इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो। आप मुझे एक बात बताओ कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे हुई, क्योंकि देखो प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी, नीचे बनी होगी कितनी, E इज इक्वल टू के क्यूब बाय यहां से यहां तक की जो भी डिस्टेंस है आर स्क्वायर, ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की साइड है, लेट्स से 10 न्यूटन, तो इन चारों की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, बोला ऊपर के साइड। कितनी होगी, बोला सर 10 न्यूटन ही होगी, है ना, तब जाके तो कैंसिल हो पाएगा। तो इसका मतलब अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर है, तो इन चारों की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, बट कहां पर, बोला सर अपवार्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला बना रहा था नीचे की साइड, तो आप बताओ जरा, तो ऊपर वाला जब था तो नीचे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रही थी जो ऊपर की साइड जा रही थी। ठीक है, अब ये हट गया, अब अगर ये हट ही गया तो इन चारों की इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कैंसिल करेगा, बोला कोई नहीं कर पाएगा। तो बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल, देखो जितनी ये बना रहा था अब वो कैंसिल नहीं हो पा रही बस, तो E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। अब अगर कोई ये बोल दे आप, क्योंकि देखो सोच लो कि ये बना रहा था नीचे की साइड 10 न्यूटन, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होने के लिए कितना करना पड़ेगा, बोला इन चारों की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी 10 न्यूटन पर कूलाम की, तभी तो कैंसिल होगा। तो इसका मतलब अगर ये चार्ज यहां पे रखा था और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना था के क्यू बाय आर स्क्वायर की, तो चारों मिलकर ऊपर की साइड कितनी बना रही होंगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। बताइए क्लियर है, ध्यान रखोगे, चलिए बहुत बढ़िया। अब आपसे कह रहा है कि अगर मैं चौथे ये वाले चार्ज की जगह मैं जो ऊपर वाला चार्ज है उसको मैं रिप्लेस कर दूं बाय नेगेटिव चार्ज, तब क्या होगा। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा नेगेटिव चार्ज से, तो भाई ये चारों मिलकर बना रहे थे ऊपर की साइड E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, बट ये जो नेगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज है, अब देखना ये चारों मिलकर ऊपर की साइड बना रहे हैं, माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऊपर की साइड बनेगी, कितनी, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यों ऊपर की साइड, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कि नीचे की साइड वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये भी एडअप हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बचेगी, बोला 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। बोला क्या, कोई भी रेगुलर शेप हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो आपका पेंटागन हो, कुछ भी हो, ठीक है, सेंटर पे सिमिलर चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक, अगर आप एक चार्ज हटा दोगे तो बस जिस चार्ज को आपने हटाया है बस उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं हो पा रही है, तो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, E के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक, अगर आपने एक चार्ज को रिप्लेस कर दिया नेगेटिव से, ठीक है, तो नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखो कुछ नहीं था तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस होता तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे कैंसिल हो जाती, अब यहाँ पे माइनस है तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, दोनों जुड़ गई। ठीक है, सेम डायरेक्शन होने के कारण। बताइए क्लियर है गाइस, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दी। नाउ अब देखो आगे बढ़ेंगे, तो अब आपको जो है इसका जवाब देना है। ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। क्या लिखा गया है, 5 चार्जेस हैं, सारे चार्ज क्यू है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आपको इसमें समझना है व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट O एट सेंटर ऑफ पेंटागन। तो भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इफ चार्ज Q फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर इज रिमूव्ड। तो इसका भी जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया है कि अगर रिमूव कर दिया तो E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर कह रहा है कि अगर आप माइनस चार्ज से रिप्लेस कर दो तो डबल हो जाएगी 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब कह रहा है हाउ वुड योर आंसर बी अफेक्टेड बाय इफ पेंटागन इज रिप्लेस्ड बाय रेगुलर पॉलीगॉन विद चार्ज Q एट इट्स कॉर्नर। कह रहा है भाई, तो कह रहा है नो चेंज, कह रहा है कि आप किसी भी पॉलीगॉन से अगर आप इस पेंटागन को रिप्लेस कर दो, हेक्सागन कर दो, स्क्वायर कर दो, ऑक्टागन कर दो, ठीक है, तब आंसर क्या होगा। बोला इसका आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो ही रहने वाली है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है हम आगे बढ़ जाएंगे तो देखिए अब यहां पर भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन मिलता है
और मैं तो कहूंगा एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे और ये जो चारों ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं, इन चारों का जवाब आप लोग सीख जाओगे बढ़िया तरीके से। देखो आप लोगों को एक बात ध्यान देना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक है पॉजिटिव, एक है मेरे पास रिंग, ठीक है, ये मेरे पास रिंग है, ओहो चलो अब बढ़िया है गोल गोल। अब सोचो कि ये मेरे पास एक रिंग है, ये मैं आपका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली मैं वो क्लियर करवा रहा हूं आप लोगों को। ये मेरे पास एक रिंग है, ध्यान समझिए सारे बच्चे, ठीक, ये रिंग मैंने बना दी, सर कब तक बना तो दी, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक्चुअल में जो रिंग है इसको हम बोल रहे हैं प्लेन, क्या बोल रहे हैं, प्लेन, ठीक। अगर मैं देखो जैसे ये रिंग है, जैसे ये बुक है मेरी, ठीक ना। अब अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि भाई अगर कोई चार्ज यहां जा रहा है तो ये बुक के प्लेन में है, यहां जा रहा है बुक के प्लेन में है, यहां जा रहा है बुक के प्लेन में है, बट अगर ये यहां जा रहा है तो बुक से बाहर निकल रहा है तो आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है, ध्यान रखिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक नाउ। तो अब देखो अगर मान लो यहां पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया केस 1, तो पॉजिटिव चार्ज को और पता है क्या बोलते हैं, Q ग्रेटर देन 0, इसको पॉजिटिव कहा जाता है। तो अगर मैं इसको यहां पुश करूंगा यानी इन द प्लेन, अलोंग द प्लेन अगर मैं पुश कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज वापस से यही लौट के आ जाएगा। तो अगर चार्ज है पॉजिटिव तो ये क्या होगा, ये पुश्ड बैक, मतलब अगर ये पुश्ड बैक यानी सेंटर से अगर मैं इसको वापस भेजूंगा तो ये पुश्ड बैक हो जाएगा, यानी वापस सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। और हर जगह से इस पे फोर्स जो है 0 लग रहा है, कोई भी इसको अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ये वापस आ जाएगा। और ये तो बताओ कैसा इक्विलिब्रियम है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि बॉडी वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे लौट के आ जाती है, ठीक है। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इसको सेंटर से डिस्प्लेस करने पे ये हमेशा के लिए इससे चिपक के रह जाता, कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी तो रुका है, ठीक है, अभी कहीं नहीं जा रहा है, सारे लोग खींच रहे हैं, लेकिन हल्का सा भी हमने इसको डिस्प्लेस करा तो ये हमेशा के लिए स्ट्राइक कर जाएगा, विल स्ट्राइक टू द रिंग। और अभी कैसे इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल, मतलब एक बार आपने डिस्प्लेस करा वापस कभी अपनी जगह पर नहीं आएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है ये, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, आपसे ये कहा जाएगा कि मान लो कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं हल्का धक्का दे दूं आउट ऑफ द प्लेन इसकी एक्सिस पे, तो ये सारे पॉजिटिव मिलके इसको ऐसे धक्का देंगे कि वापस कभी लौट के नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर मैं यहीं पे नेगेटिव चार्ज रख दूं, तो नेगेटिव चार्ज रखूंगा, हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा, सारे पॉजिटिव मिलके उसको इस साइड खींचेंगे, ये पीछे चला गया, ठीक है। अब उस साइड से सारे पॉजिटिव खींचेंगे, इधर को आ गया, तो अब ये सेंटर पे रुक पाएगा, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा। तो वही चीज आपको समझनी है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, हल्का सा डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, अलोंग द एक्सिस, तब क्या होगा, तब ये एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा या ऑसिलेटिंग मोशन करेगा, ठीक है, विद स्मॉल एम्पलीट्यूड, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका जो है हो जाएगा, आप इसके सारे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, आपका काम इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है, और आप इसको टिक भी कर सकते हो। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको मैं पीडीएफ, मैंने आपको सारे जो इसके ऑप्शन है वो टिक करा दिए हैं, मतलब मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको इसको सॉल्यूशन चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल कि मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, टेलीग्राम वापस से एक्टिवेट होने वाला है, ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल भी बना दूंगा, वहां पर आपको इस पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी जिसके अंदर आपको सॉल्यूशन दे दूंगा मैं, ठीक है, टिक करके। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ जाएंगे तो आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चन ही मिल जाते हैं। ये देखिए ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है, और इस टाइप के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स वाले टॉपिक के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं। आपको लग रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से 4 लाइन का या 10 लाइन का कुछ आ जाएगा, तो वो कम आता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल है वो बहुत आते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई दो चार्जेस हैं Q2 एंड Q3, ये फिक्स हैं। जब भी कभी भी ऐसे फिक्स्ड वगैरह लिखा हो तो उस पे ना हमें हमेशा फोकस करना चाहिए। तो ये जो Q2 चार्ज हो गया, ये Q2 चार्ज और ये Q3 चार्ज ये फिक्स हैं। आगे कह रहा है अलोंग y एक्सिस, आगे कह रहा है एक्सर्ट नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है, ऑन चार्ज Q1, ठीक। तो ये जो Q1 चार्ज है, ये Q1 पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। Q2 और Q3 मिलके Q1 पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। इसने इसको यहां खींचा, इसने इसको यहां खींचा, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि अगर आप लोग एक काम करें तो इसका मतलब ये नेगेटिव होंगे ना, या सॉरी ये तो उसने बोल दिया फिगर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, उसने साफ साफ बोला है, ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा, तभी तो मिलके ये इस साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस फोर्स लगा रहे हैं। कह रहा है कि अगर एक प्लस Q चार्ज और रख दिया जाए, ए पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड एट दिस पॉइंट, तो भाई इस फोर्स इस ये जो Q1 में फोर्स को क्या होगा, तो भाई ये Q1 नेगेटिव है। सर नेगेटिव तो लिखा नहीं है भाई, नेगेटिव समझाया है, उनने बोला है कि Q2 Q3 मिलके इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं कि प्लस एक्स एक्सिस में लग रहा है,
ठीक है। तो बताना है कि जो Q1 है, ये Q1 कहां जाएगा, बताओ जरा। ये Q1 कहां जाएगा बोला, इस पे और ज्यादा फोर्स लगेगा इन ये वाली एक्सिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देख क्यों, क्योंकि ये भाई इस पे इस साइड फोर्स लग रहा था, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज रख दो तो ये तो और एक्सेलरेट करेगा ना टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, फोर्स ऑन Q1 शैल इंक्रीज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखना है। अब ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये हो सकता है आपको ऐसे दिखाई ना पड़ रहा हो कि इसमें लिखा क्या गया है, बट आप इसको समझिए, कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना है और कुछ नहीं हमारा मोटिव। देखो, ए मेटेलिक स्फेरिकल शेल हैज इनर रेडियस r1। मान लो आप एक शेल है, ये शेल हो गई मेरे पास, ठीक है, और इसकी जो इनर रेडियस है, ठीक है, ये शेल है, इसकी इनर रेडियस है r1। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि भाई ये जो रेडियस हो गई वो r1 हो गई, ठीक है, एंड आउटर रेडियस इज r2, बाहर वाले तक की रेडियस हो गई r2, ठीक है। ए चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कैविटी। देखना अब इसके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके। कह रहा है कि प्लस Q चार्ज को आपने सेंटर पे रख दिया, तो आगे क्या लिखा है, व्हाट विल बी द चार्ज डेंसिटी ऑन इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप Q चार्ज को सेंटर पे रखोगे तो ऑब्वियसली ये जो क्या करेगा, ये प्लस Q चार्ज को सेंटर पे रखा तो माइनस Q इंड्यूस कर लेगा अंदर वाले पे, और प्लस Q जो है बाहर आ जाएगा, है ना। देखो प्लस Q क्या करेगा, कंडक्टिंग कंडक्टर के अंदर है ना, तो ये माइनस Q को इंड्यूस करेगा इनर सरफेस पे, और रिपल्जन से प्लस Q को भेज देगा बाहर। तो कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालो इनर सरफेस पे आउटर पे। तो भाई इनर सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी Q, कौन सा चार्ज है इनर सरफेस, माइनस Q, तो माइनस Q अपॉन 4 पाई, कौन से रेडियस का स्क्वायर बोला, r1 का स्क्वायर। और आउटर के लिए सिग्मा इज इक्वल टू प्लस Q 4 पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से जो कहानी है वो हो गई आपकी। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू यू। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वाले जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछे जाते हैं, तो कितना चार्ज कौन से पे है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए और आपको आगे, हाँ अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बढ़िया क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ग्राफ, कूलाम लॉ वाला जो ग्राफ है ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो कभी भी आपसे ग्राफ कहा जाए कूलाम लॉ का तो हमेशा याद रखो F वर्सेस 1/r² ग्राफ पूछा जाता है। कौन सा? F वर्सेस 1/r² जो होता है ये स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ठीक, स्ट्रेट लाइन। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, उस पर आप लोगों को ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, ऊपर की साइड अगर दिखाया जा रहा है ग्राफ, अगर ऊपर की साइड है तो फोर्स रिपल्सन है, ठीक है। कोई भी अगर ग्राफ हमारा नीचे की साइड जा रहा है तो फोर्स अट्रैक्शन है, ठीक है। अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट बड़ा है तो स्लोप भी बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट छोटा है तो स्लोप भी छोटा होगा, सिंपल सी बात। तो अब जैसे ग्राफ आपसे पूछा जाए कि भाई ग्राफ बनाओ फोर्स वर्सेस 1/r² का, तो देखिए जरा कुछ भी नहीं करना, वर्सेस 1/r² है, ठीक, F वर्सेस 1/r², देखना जरा। तो सबसे पहले आप ये देखो, इन दोनों में से ये दोनों प्लस के हैं तो रिपल्जन होगा, तो इन दोनों को हम लोग दिखाएंगे ऊपर। रिपल्जन वाले को कहां दिखाना है? ऊपर, ठीक है। अब इस वाले पेयर में एक प्लस एक माइनस है, दोनों क्या होगा? दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो इसको हम दिखा देंगे नीचे। सर अगर दोनों में रिपल्जन होता तो दोनों को ऊपर दिखा देते, ठीक है। अब 1 और 2 का इंटू करूंगा 2, यानी Q1 Q2 2 आएगा, और यहाँ पे Q1 Q2 आएगा 6, ठीक है। तो भाई जिसका प्रोडक्ट ज्यादा है वो उसका स्लोप ज्यादा, तो इसका स्लोप बड़ा मतलब एंगल, और इसका स्लोप छोटा मतलब इसका एंगल छोटा, बस हो गया। कभी कोई पूछे कि इसका स्लोप क्या बता रहा है तो बोल देना इस ग्राफ का स्लोप बताता है कि Q1 Q2, ठीक है, ध्यान रखना। चलो इस तरीके से हम लोग जो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है जिसके अंदर आप दो चार्जेस को, दो बॉडीज को पहले कांटेक्ट में लेके आते हो फिर सेपरेट करा देते हो। गाइज मैं देखो आपको टाइप कवर करवा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे पहले क्या लिखा गया? टू चार्ज स्फीयर ए एंड बी हैविंग चार्जेस इतना इतना। एक चार्ज स्फीयर है जिसपे चार्ज है प्लस Q, दूसरा चार्ज स्फीयर है जिसपे चार्ज है -2Q, ठीक है। आर कैप्ट एट डी डिस्टेंस अपार्ट, बोला अभी डी डिस्टेंस पे है, ठीक है। बोथ स्फीयर आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट ब्रीफली एंड देन प्लेस्ड बैक एट देयर ओरिजिनल प्लेसेस। पहले कह रहा है कि भाई पहले ये यहां पे रखे हुए हैं, अभी ये कांटेक्ट में आए और बिल्कुल इनको जो है सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। तो बताओ ये आपस में कैसा फोर्स लगाएंगे ये हमें बताना है।
अब उसने दोनों में से ये नहीं बोला ना, दोनों में से ये नहीं बोला कि भाई दोनों ये अलग अलग रेडियस वाले स्फीयर हैं, नहीं बोला तो हम दोनों को आइडेंटिकल मान के चलेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो अभी दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा होगा। कांटेक्ट में आए तो कांटेक्ट में आए दोनों पे कितना चार्ज हो गया होगा, प्लस का Q माइनस का 2Q डिवाइडेड बाय 2, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का Q/2। ठीक है, तो अब इस पे चार्ज हो गया माइनस का Q/2, इस पे भी चार्ज हो गया माइनस का Q/2। ठीक है, दोनों पे इतना सेम चार्ज हो गया। अब पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ फोर्स विल दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर, तो भाई पहले अट्रैक्ट कर रहे थे, अब ये क्या करेंगे, दोनों नेगेटिव हो गए तो अब ये करेंगे रिपेल। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि रिपल्सन होगा बट कितना, तो आंसर बता देना, F इज इक्वल टू के, पहले चार्ज पे कितना, पहला चार्ज कितना है माइनस Q/2, दूसरा चार्ज कितना है अगेन माइनस Q/2, ठीक है, अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर रख दिया ना, दे आर प्लेस्ड एट देयर ओरिजिनल प्लेसेस। ठीक, तो अब आप यहां पर देखना कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास F डैश इज इक्वल टू ये के Q स्क्वायर बाय 4D स्क्वायर, ये बन गया। मतलब अगर मैं इसको F को चेक करूं, F अपॉन F डैश निकालूं, तो F अपॉन F डैश अगर मैं करूंगा तो F का फॉर्मूला है के, 2 साइड में कर लेता हूं, Q स्क्वायर बाय D स्क्वायर, ये तो बन गया F का, और F डैश का हो जाएगा 4D स्क्वायर, पलट जाएगा ना, अपॉन में जाएगा, अपॉन में के Q स्क्वायर, तो ये मेरे पास F अपॉन F डैश ये निकल के आ रहा है 8। ठीक है, तो F इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ F डैश, मतलब पुराना वाला जो फोर्स था वो ज्यादा था, नया फोर्स जो है वो कम हो गया कांटेक्ट कराने के बाद। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस, आपको सारी बातें बढ़िया समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई आपसे कहेगा कि इनको कांटेक्ट में ले आओ और उसके बाद सेपरेट कर दो, तब कितना फोर्स होगा, तो पहले इनिशियल फोर्स निकालो, कांटेक्ट में जब लेके आए अगर वो सिमिलर बॉडीज हैं तो दोनों पे इक्वल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, फिर दोनों को आपने सेम पोजीशन पे रख दिया, तो भाई अब नया फोर्स कैलकुलेट कर लो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ जाते हैं तो मैं आपको नए टाइप पर ले चलता हूं। ठीक है, अभी देखिए ना, अब जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं दैट इज फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, और इसमें भी कूलाम लॉ का जो यूज है वो हो जाता है। ठीक है, अब आप समझो कि एक्चुअल में क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि भाई ये आपके पास एक स्क्वायर है और इसके कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है, और बताओ आपको इस चार्ज पे कितना नेट फोर्स लगेगा, ये बताना है, इसकी साइड वगैरह दे देगा। आपसे कह देगा कि भाई आपके पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के कॉर्नर पे से 3 चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, और इन तीनों चार्जेस में से किसी भी चार्ज पे जो है आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, कर लो। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दे देगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी जो फोर्सेज हैं, एक फोर्स F और दूसरा फोर्स ये F2। ठीक है, अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जब आप निकालोगे तो जुड़ जाएगा F1 प्लस F2। ठीक है, इसके अलावा आप देखो अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में F1 और F2, तो यहां पर नेट फोर्स निकालने के लिए आप क्या बोलोगे, नेट फोर्स निकालने के लिए F1 माइनस F2 करोगे। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं ऐसे बोलूं कि दो फोर्सेस किसी तरीके से किसी एंगल पर हैं, F1 F2, ठीक, तो आप क्या करोगे, आप यहां पर नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, तो बस इस तरीके से नेट फोर्स निकाला जाता है, आपको बस यही बात ध्यान देनी है। और कूलाम लॉ में तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कभी भी फोर्स कैलकुलेट करना है तो के पहला चार्ज इनटू दूसरा चार्ज अपॉन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर आपको फॉर्मूला लगाना होता है बस। जैसे मान लीजिए अगर मुझे इन दोनों चार्जेस से फोर्स निकालना है तो इन दोनों चार्जेस को लूंगा, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर निकाल लूंगा। के की वैल्यू तो आप लोग जानते ही हो, 9 जो है आपको लेके चलनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए अगर आपको यहां पर एक क्वेश्चन मिल रहा है कि यहां पर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है कि सारे सिमिलर चार्जेस हैं, यह है 1 माइक्रोकूलम, यह है आपके पास 1 माइक्रोकूलम, यह है 1 माइक्रोकूलम, यह है 1 माइक्रोकूलम, तो सेंटर पे जो फोर्स होने वाला है 0 होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आप यहां पर देखो कि अगर ऐसी कंडीशन भी बन गई कि मान लीजिए इस तरह की कंडीशन बन गई कि देखो जरा ये -2, अब यहां पे कोई चार्ज रखा है, अब आपको यहां पे फोर्स कैलकुलेट करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कोई भी चार्ज यहां पे रखा हुआ है तो ये वाला जो चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा, कैंसिल हो गया, दोनों का फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होने के कारण कैंसिल। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, और ये +1 वाला भी इसको रिपेल करेगा। भाई ये दोनों ने कैंसिल कर दिया तो फोर्स कितना निकल के आया, 0 निकल के आया। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाए, ध्यान से जरा समझिएगा, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। ठीक, बहुत बेसिक सा सवाल जो है आपको यहां पर मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपसे यहां पर यह कहा जा रहा है, आपसे मान लो कि अगर यहां पे ये बोल दें कि
आपको नेट फोर्स निकाल, देखो चार चार्जेस रखे हैं, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम। आपसे कहते हैं कि ये जो आपको 2 माइक्रोकूलम दिख रहा है, इस पे आपको फोर्स कैलकुलेट करने हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाई ये जो ए वाला चार्ज है, इसने बी पे फोर्स लगाया, तो हमने इसको नाम दे दिया FBA, ठीक है, ये हो गया है। अब इसने भी इस पे फोर्स लगाया, तो इसको भी कुछ नाम दे दिया। अब देखो पहले अगर मुझे BA कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है ना कि पहला चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम -6, दूसरा चार्ज कितना है अगर BA कैलकुलेट कर रहा हूं बताओ तो 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, अपन दोनों बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं ना, तो भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे, कन्वर्ट करोगे मीटर स्क्वायर, -4 आएगा। तो आपने बस कुछ नहीं किया कि Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर लगा दिया कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज दोनों बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फोर्स निकल आया 180 न्यूटन। इसी प्रकार से आपने इसको कैलकुलेट करा, ये भी निकल के आया 180 न्यूटन, ठीक है। तो अब आप पहले तो एक काम करो, इन दोनों का नेट फोर्स निकाल लो, तो इन दोनों का नेट फोर्स आएगा बीच में से। अब ये देखना दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है 180, तो एक्चुअल में क्या निकल के आएगा, एक्चुअल में हम ये निकाल के बोल रहे हैं कि भाई ये दोनों फोर्स को आपने नाम दे दिया F। तो बताओ कैलकुलेट करेंगे, तो अब देखो जरा ये कितना हो गया, बोला ये भी हो गया 180 मतलब F, ये भी हो गया 180 मतलब F। तो अगर आपने नेट फोर्स निकाला तो ये निकल के आएगा ये वाला वही फॉर्मूला, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है अभी बताओ जरा, 90 डिग्री। तो कॉस 90 पुट करोगे, आपकी मर्जी है, F की जगह 180 पुट कर सकते हो, कर लेना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो ये F डैश निकल के आया, ये जो दोनों का जो कंपोनेंट निकल के आया F डैश, ये निकल के आया 180√2। अभी तो हमने कैलकुलेट करा इस पे और इस पे नेट फोर्स। अब मुझे क्या बताना है, अब मुझे ये बताना है कि भाई साहब ये वाला जो चार्ज है -4 माइक्रोकूलम, ये जो -4 माइक्रोकूलम है ये +2 माइक्रोकूलम वो क्या करेगा बोला अट्रैक्ट। तो जो 180√2 जो निकल के आ रहा है, और जो नया वाला जो निकल के आ रहा है ना F किस पे लग रहा है BD, ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो FBD निकाल लो, तो FBD कैलकुलेट करेंगे तो भाई क्या निकल के आएगा बताओ जरा, ये डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी A√2 सेंटीमीटर, ठीक है बस। तो के पहला चार्ज 2 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज -4 माइक्रोकूलम, तो कूलम लॉ में हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करा -4 हो गया, तो BD निकल के आ गया 360 न्यूटन, ठीक है। तो जो आप देख रहे हो F डैश और BD ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण से ये सब्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। बताओ जरा F डैश 180√2 था, जिसको मैंने सॉल्व करा √2 की वैल्यू पुट करने के बाद, √2 की वैल्यू होती है ना 1.414, तो ये 253 न्यूटन निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन बन जाए, आपसे कह दिया जाए कि भाई साहब आपके पास ना इस तरीके से ये चार्जेस हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल है और आपको इस ट्राइंगल पे निकालना है नेट फोर्स, इस वाले चार्ज पे -Q चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो अब देखो ये Q3 क्या करेगा, ये जो +Q है ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फर्स्ट वाले पे है तो F13, ठीक है। अब ये वाला चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये कुछ इस प्रकार से F12 हो गया, ठीक। तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहां जाएगा बोला, यहाँ पे बीच में निकल के आएगा F नेट। कभी भी मुझे, अब देखो सबसे पहले F13 कैलकुलेट कर लो, मैंने वही फॉर्मूला लगाया, F13 कितना, अब यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी तो F13 की वैल्यू इतनी आ गई, F12 इतना आ गया, देखो दोनों सेम है तो हमने इसको क्या बोल दिया F। तो अब अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है, नेट F13 और F12 दोनों सेम निकल के आ रहे हैं ना, तो ये कितना F निकल के आ, नेट फोर्स निकालना है, दोनों बीच का एंगल कितना भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल है 60 डिग्री, तो अब यहाँ पे F स्क्वायर प्लस 2F1 F2 यानी F स्क्वायर cos 60 सॉल्व करेंगे, √3F स्क्वायर आएगा, तो हमारे पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। F की वैल्यू हम लोगों ने बोली है KQ²/L, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको सॉल्व, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हम लोग फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं अब आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इक्विलिब्रियम, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं गाइज, इसमें क्या होता है, आपसे कहा जाएगा कि दो चार्जेस हैं और उनके बीच में मुझे नया चार्ज रखना है, ठीक है। सुनिए जरा, दो चार्जेस हैं और उनके बीच में या उनके साइड में मुझे एक चार्ज रखना है, तो उस चार्ज को कहां रखा जाए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास दो सिमिलर चार्ज हैं, सिमिलर चार्ज अगर हैं, तो थर्ड चार्ज जो होगा ये हमेशा कहां रखा जाएगा, बिटवीन चार्जेस, ठीक है। और अगर हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस हैं और अगर थर्ड तीसरा वाला चार्ज मुझे रखना है, तो वो चार्ज कहां रखा जाएगा, तो वो चार्ज रखा जाएगा ऑन आइदर साइड, ठीक है, आसपास की जगह पे रखा जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात क्लियर हो गई, चलो आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिलता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कैसे करोगे। जैसे आपसे क्वेश्चन ये कहा जाएगा
एक चार्ज है मेरे पास Q और एक चार्ज है मेरे पास Q। कह रहा है कि इन दोनों में कहां पे एक चार्ज मैं रख दूं सो दैट जो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो हमने कहा एक काम करो, आप एक चार्ज रख दो कहीं भी किसी पॉइंट पे और इस डिस्टेंस को मान लो x, टोटल डिस्टेंस थी d, तो ये डिस्टेंस बन जाएगी d माइनस एक्स या r माइनस एक्स कुछ भी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप भी कहोगे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, तो बोला इसका फोर्स और इसका फोर्स ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाए, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, इनको आमने सामने रख दो बस, तो अपने आप निकल के आएगा। देखना जरा, तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन में आपको दिया गया, देखो मैं अभी डायग्राम समझा देता हूं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, जरा ध्यान से देखना, आराम से तसल्ली चीजें क्लियर होंगी। कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैं +9e एंड e, 2 पॉइंट चार्जेस हैं +9e एंड e। ठीक है, केप्ट एट a डिस्टेंस अपार्ट, तो भाई ये इन दोनों बीच की डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस हो गई a। ठीक, कह रहा है भी प्लेस ए थर्ड चार्ज Q, हमने तीसरा चार्ज Q रखा, तो देखो दोनों सिमिलर चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो जो तीसरा चार्ज आएगा वो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। ठीक है, और अगर दोनों ऑपोजिट होते तो तीसरा चार्ज किस बीच में नहीं आता, आसपास आता और छोटे वाले चार्ज के साइड में आता। ठीक है, ध्यान दो, हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास में आएगा हमेशा थर्ड चार्ज। ठीक ठीक, और अगर दोनों बराबर है तो बीच में आएगा बिल्कुल। अब देखिए, तो कह रहा है एक +9e है, दूसरा +e है, दोनों बीच की डिस्टेंस a है। कह रहा है वेयर शुड थर्ड चार्ज Q बी प्लेस, मतलब तीसरा वाला चार्ज कहां रखा जाए, हमने कहा हमें नहीं पता, तो तीसरा चार्ज कहां रखा जाए, तो हमने कह दी तीसरा चार्ज रख दो किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, सो दैट सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो भाई देखिए जरा, तीसरा चार्ज आप लोग कहां रख दो, तो आपने रख दिया लेट से x डिस्टेंस पे, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये हो गई a माइनस एक्स, तो बोला सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, तो ये +9 और e फिक्स तो नहीं है, नहीं है सर, तो अब आप एक काम करो, माइनस चार्ज ले लो, नेगेटिव लोगे तो इन दोनों बीच में अट्रैक्शन, ये इसको पकड़ के रखेगा इस वाले को, और ये नेगेटिव लोगे ना तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बन जाएगा, तो तीनों सिस्टम जो है कहीं रिपेल होकर भाग नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए जरा, तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करो और इन दोनों बीच में फोर्स कैलकुलेट करो, बिल्कुल सामने रख दो, तो के पहला चार्ज दूसरा चार्ज दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड वाली कहानी हो गई। ठीक है, ये तो बाद वाला स्टेप है। नाउ तो क्या करेंगे, देखो के हटाओ, इसको गोली मारो। नाउ तो के पहला चार्ज 9e, दूसरा चार्ज की, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, फिर के पहला चार्ज दूसरा चार्ज a माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सब काटा पीटी करी, ये बन गया। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायर रूट डाल दो, स्क्वायर रूट डालोगे तो 9 के ऊपर ही बन जाएगा 3 एक्स स्क्वायर का, ये बन जाएगा x, यहां से भी स्क्वायर हट जाएगा a माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3a माइनस 3x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x बचा, तो x की वैल्यू आ गई 3a प्लस 3a/4 अपॉन 9। ठीक है, 3a/4 फ्रॉम 9e, मतलब लिखना पड़ता है कि जो x डिस्टेंस है 9e वाले चार्ज से है। तो कभी भी आपसे कहा जाए कि तीसरा चार्ज कहां रखें सो दैट सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, तो आपको कुछ भी नहीं करना, चार्ज को रख दो, किसी भी चार्ज डिस्टेंस x ले लो, दूसरे चार्ज से डिस्टेंस इतनी ले लो। ठीक है, और दोनों पहले इन दोनों बीच में, फिर इन दोनों बीच में फोर्स निकालो, आमने सामने रखो, काटा पीटी करो, x की वैल्यू आएगी। फिर कभी ये पूछ ले कि भाई ये बताओ कि ये जो Q की वैल्यू है वो कितनी होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक चार्ज को टारगेट मान लो, जैसे हमने 9e को टारगेट मान लिया, तो इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो और इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो, जो भी डिस्टेंस है डिस्टेंस लो इन दोनों बीच में और इन दोनों, बस आमने सामने पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। ठीक, तो आपको Q की वैल्यू मिल गई तो पता पड़ जाए कि एक्चुअल में कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए इस चार्ज का सो दैट सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, है ना। फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट थर्ड इन दोनों को आमने सामने रख दो, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कुछ कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो टॉर्क पे से भी आ जाते हैं, कि भाई आपको फॉर्मूला याद रखना कि कोई भी डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है उस पर टॉर्क लगता है P sin थीटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कंडीशन 0 डिग्री, स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी टॉर्क 0 होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कंडीशन 180 डिग्री उसमें भी टॉर्क 0 होता है। डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर टॉर्क एंड फोर्स दोनों, देखो डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो याद रखिए उस पर नेट फोर्स 0 लगता है, घूमता है मतलब टॉर्क तो लगता है। ठीक है, डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसका बस रोटेशनल मोशन होता है, डाइपोल जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो इस पे जो है इसका मोशन रोटेशनल भी होता है और ट्रांसलेशनल भी होता है, यानी डाइपोल घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये जो फॉर्मूले हैं वर्क डन के, भाई डाइपोल को घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइपोल को घुमाओगे तो मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल, ठीक है, एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान रखिए, इन पर बेस्ड तो बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन पूछा सकता है तो फॉर्मूले वैल्यू पुट करने पे एज इट इज आएगा। अच्छा, कुछ ग्राफ हैं जो कि आपको भूलने नहीं है, ये ग्राफ आप पे आप एक बार नजर मार लो। ठीक है, पीडीएफ में अटैच कर रहा हूं, वो आप जो है
उसमें आपको सब मिल जाएगा। और जो मेरी बुक है गाइस, देखिए जो मेरी बुक है मिशन 95 प्लस, इसके बारे में आपको बता रहा हूं। ये बुक अगर आप सभी के पास होगी तो जितने भी ग्राफ इसके अंदर जो बनवाए गए हैं, ये सारे ग्राफ जो है आपके पास पहले से होंगे। मुझे नहीं पता कि शायद व्हाइट स्क्रीन है तो आपको कितना दिखाई पड़ रहा होगा, बट जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है, ये जो ग्राफ वगैरह जैसे आप देख रहे हो, उस सारे ग्राफ जैसे देखो, मैं आपको अभी एक बात बताऊं, जैसे अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया कि देखिए जरा, देखो मैंने 10 न्यूटन 6 न्यूटन का फोर्स लगाया यहां पे, 10 न्यूटन 6 न्यूटन फोर्स। तो देखो ये, और ये पुरानी स्लाइड्स जो पहले भी यूज हो चुकी हैं, तो आप मेरी बुक के अंदर देखोगे कि 10 न्यूटन का फोर्स, 6 न्यूटन का फोर्स, बिल्कुल जैसे हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, बिल्कुल हाथ से लिखे हुए नोट्स को ही हमने इसके अंदर डाल दिया अपनी बुक मिशन 95 प्लस के अंदर। ये आपके पास गाइज होना ही चाहिए, तो आप इन सारी झंझटों से बच जाओगे, आपको फिर कोई टेंशन नहीं लेने। ठीक है, चलो तो आप एक बार ये जो ग्राफ है इन पे एक बार नजर मार लीजिएगा। ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है और ये ग्राफ अच्छे से करके जाना है। मैं तो भाई सारे बच्चों से बोलूंगा ये ग्राफ बढ़िया से करके जाना, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने गाइस इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है तो आपका काम हो जाएगा, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें हाँ, इसमें एक क्वेश्चन जरूर से मैं बताना चाहूंगा, इस वाले क्वेश्चन को स्किप मत करना। ठीक है, आपसे कभी ये कह दिया जाए कि आपके पास ना एक चार्ज्ड वायर है, ठीक, अब चार्ज्ड वायर के चारों ओर जो है एक, मान लो, तो सबसे पहले चार्ज वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कितनी होती है? ये होती है 1/2πε0 इंटू λ/r, ये होती है। ठीक है, अब अगर कोई आपसे ये बोल दे कि भाई ये जो है ना घूम रहा है, ये घूम रहा है, ठीक है, इस चार्ज वायर और उसके चारों ओर ये कोई चार्ज घूम रहा है, तो बताओ जरा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो बताओ फोर्स कितना होगा? तो भाई हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, या इसमें कुछ पूछ ले तो ऐसी कंडीशन बना के दे दे तो हम लेट्स से इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू जो इस पे फोर्स लग रहा है, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन बना के देता है, जो कि मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि एक चार्ज्ड वायर है, ठीक है, और इस चार्ज्ड वायर के चारों ओर ना एक चार्ज घूम रहा है गोल गोल, तो कहेगा कि इसकी स्पीड निकाल लो, इसकी स्पीड कैलकुलेट कर लो। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये चार्ज इस पे घूम रहा है, लेट्स से नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो इसके चारों ओर घूम पाएगा। तो बताओ जरा कि चार्ज अगर इस पे घूम रहा है तो इस चार्ज की वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी? तो बहुत सिंपल सी बात है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है बताओ जरा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला k q1। अब देखो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा इस पे? QE के बराबर, ठीक, और E की वैल्यू हमें पता है mv²/r, और E की वैल्यू निकाल लेना कि भाई कितना हो जाएगा 1/2πε0 इंटू λ/r। तो बस इसके आगे पूरा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यूज वगैरह दी होंगी तो वैल्यूज वगैरह निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। चलो तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। बस मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये आपको चाहिए। देखो मैं चाहता तो इसके अंदर बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो लेकर के आ सकता था, बट मैं ये चाहता हूं कि आप कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को निपटा लें। और ट्रस्ट मी गाइस, जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे, साथ ही साथ आप मेरी ये जो बुक है मिशन 95 प्लस, आप इससे प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीजों के अंदर मोर देन सफिशिएंट जो क्वेश्चंस है वो मैंने कवर करवा दिए हैं। ठीक है, आपका जो काम है वो 100% हो जाएगा, और आप जब अपने स्कूल में पेपर दोगे सबसे पहले तो आपको वहीं समझ में आ जाएगा कि हाँ आपकी तैयारी में इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। कमेंट सेक्शन में लिख देना न्यूमेरिकल सीरीज जिंदाबाद, सेकंड चैप्टर की न्यूमेरिकल सीरीज लेके आइए, तो भाई मैं जल्दी से लेकर के आऊंगा। कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।